हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हम लोग 17th बीपीएससी के एग्जाम के लिए और बिहार में जितने भी परीक्षा होने वाले सभी परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मंथली देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे जनवरी का, फिर देखेंगे फरवरी का, मार्च अप्रैल करते करते हम लोग आएंगे अगस्त तक। क्योंकि देखिए जो 17th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है वह सितंबर में होने वाला है। ओके, तो हम लोगों को अक्टूबर से लेकर अगस्त तक कंप्लीट करना होगा, लास्ट 1 ईयर का कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग 2024 का कंप्लीट करेंगे, जनवरी फरवरी ये सब कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स ही देखने वाले हैं, बाकी आपको नेशनल इंटरनेशनल नहीं होंगे, केवल और केवल बिहार के ही न्यूज रहेंगे। तो आज के इस मंथ में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटना घटी है। जो नीतीश कुमार है इनके द्वारा काफी योजनाओं को शुरू किया गया है। दलाई लामा भी बिहार में आए थे, बोध गया में। झिझिया गीत भी जो झिझिया हम लोग का जो लोक नृत्य है इसको भी काफी प्रदर्शित किया गया था गणतंत्र दिवस पे, उसके बारे में देखेंगे। एक कजरा सोलर पावर प्लांट भी लगाया जा रहा है बिहार में, जो काफी न्यूज में रहा है। तो इस पे भी हम लोग बहुत सारे फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल टॉपिक देखेंगे यानी थ्योरी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज बिल्कुल बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वैसे ही आएगा, कथन निष्कर्ष कथन करके 1 2 3 ऐसे कर करके जो कथन आता है वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो हमने करंट अफेयर्स बनाया इसका सोर्स कहाँ से कहाँ है। सबसे पहले हमने बिहार के जो न्यूज़पेपर है वहाँ न्यूज़पेपर से हमने सोर्स लिया है। फिर पीडब्ल्यू एडिटोरिया केजीएस खान सर का जो कोचिंग है वहाँ उनका मैगजीन आता है, दृष्टि आईएएस का मैगजीन आता है। तो बहुत सारे कोचिंग का मैगजीन न्यूज़पेपर लेके हमने बहुत सारे मैटर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कलेक्ट किया है और फिर आपके सामने हम यहाँ पे ला के रख रहे हैं। तो आपको कोई मैगजीन पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़िए, काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आपका इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कोई दिक्कत होता है तो मेरा ये नंबर है 9955128211, इस पे मैसेज व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों में से बहुत कोई जब अपना जो पढ़ाई कर रहे होंगे 3 8 5 6 8 क्लास में, 10th क्लास तक के, 10th से पहले, तो बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आपको स्कूल जाने के लिए कहा गया हो और आप कहीं और चले गए हो घूमने, यानी स्कूल जाने का मन करता नहीं था। क्योंकि स्कूल में पढ़ाई ऐसा होता था कि समझ में नहीं आता था, समझ में आता था तो उतना मन नहीं लगता था, अजीब टाइप का होते रहता था। और आज भी यही समस्या है हमारे बिहार में। लेकिन बात यह है कि उस टाइम हम लोग ड्रॉप आउट स्कूल को ड्रॉप कर लेते थे क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिव नहीं थी। अब गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। अब गवर्नमेंट एक मिशन लाई है जिसका नाम है मिशन दक्ष, और इसमें उस बच्चे को चिन्हित किया जाएगा जो स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं। यानी बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, तभी बिहार जो है बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना लानी पड़ी है। राज्य के द्वारा एक मिशन लाया गया जिसका नाम है क्या, मिशन दक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन दक्ष लाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, स्कूल में ड्रॉप आउट को शून्य किया जाएगा, यानी जो ड्रॉप आउट हो रहा है स्कूल में इसको बिल्कुल शून्य किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें देखिए इसको 3 चरण में किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन कौन से बच्चे ड्रॉप आउट है। ठीक है, सरकार का मानना है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको या तो पढ़ाई समझ में नहीं आता है या उनको कोई समस्या है। ज्यादातर जो बड़ी समस्या है उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो पढ़ने में कमजोर है, सरकार का मानना है। तो चरण 1 में क्या किया जाएगा, जो 3 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे हैं, कहाँ से 3 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे हैं, इनको पहले चयनित किया जाएगा जो ज्यादा ड्रॉप मारते हैं यानी पढ़ने में बहुत कमजोर है। ओके, दूसरा चरण में क्या किया जाएगा, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए स्पेशल क्लास का व्यवस्था किया जाएगा और फिर उनको पढ़ाया जाएगा। और तीसरे चरण में उनको विशेष परीक्षा ली जाएगी और विशेष परीक्षा में बैठा के चेक किया जाएगा कि इनका लेवल पहले से जो है वो अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ। अगर ठीक ठाक रहा मामला तो फिर उनको जो है वो स्कूल में अच्छे से, जो सब बच्चे जैसे बैठते हैं उनको उनके उनके साथ बैठाया जाएगा, तो फिर से इनको स्पेशल क्लास दिया जाएगा। अब स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या होगा, तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको तो सबसे पहले चयनित कर लिया जाएगा और उसके बाद चयनित करने के बाद उनके लिए जो कक्षाएं होगी वो शुरू हो चुकी है दिसंबर से। और जब भी स्कूल का छुट्टी हो जाएगा उसके बाद 3:30 से लेकर 4:15 तक इनका टाइमिंग होगा। इस टाइम पे उनको स्पेशल क्लास दिया जाएगा जो भी कमजोर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये मिशन लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, मिशन दक्ष, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट जो मामला है उसको शून्य करने से संबंधित है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बोल रहा है बिहार के 6 अन्य जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर किया जाएगा। बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर करने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, आप लोग सुने होंगे सड़क योजना, पहले एक आया था सड़क योजना। इसमें क्या किया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें क्या किया गया था, जो ग्रामीण सड़कें हैं उसको ठीक ठाक किया गया था। ये है मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना। इसमें क्या किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत है, जो दूर के गांव हैं, जो
थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का एरिया है, जो मेन सिटी से बहुत दूर है गांव, वहां पे परिवहन की बहुत सारी समस्या होती है। आप अगर आपका गांव, अगर आप गांव में रहते होंगे आज से 10 साल 20 साल अगर आपको याद होगा कुछ, तो होता क्या था कि अगर गांव में किसी को कुछ बीमारी हो जाती थी तो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं होता था, कोई साधन नहीं होता था, बहुत सारी समस्याएं को झेलना पड़ता था। तो ये अभी भी बिहार के बहुत सारे जिले में ये समस्या है, तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना लाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ठीक है, क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। और इसके तहत 6 जिले को पहले शामिल किया गया। इसके पहले भी ये लाया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और औरंगाबाद 3 जिलों में इसको लगाया गया था और ये काफी सक्सेस देखने को मिला। इसलिए अब इसको 6 जिलों में लागू किया जाएगा। वो 6 जिले कौन कौन सा है? वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, शिवहर और नवादा। अब इसमें होगा क्या? देखिए, ये जो 6 जिले हैं, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, शिवहर और नवादा, यहाँ के लोगों को एक सब्सिडी दिया जाएगा कि आप अपना वाहन खरीदिए, 4 सीट वाले से लेकर 10 सीट वाले तक आप वाहन खरीदिए और परिवहन को बढ़ावा दीजिए, उसमें सरकार आपको हेल्प करेगी। और इसमें ये है कि इसमें जो है एक पंचायत से, जैसे 6 जिले हैं, इस 6 जिले के सभी पंचायत से 5 लोग को चुना जाएगा, यानी एक पंचायत से 5 लोगों को चुना जाएगा। उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो आप उस पंचायत का निवासी होना चाहिए, आपके पास पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास हेलमेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाइक के लिए लेते हैं तो तब आपको सरकार सब्सिडी देगी। और वो 5 लोगों में से, एक और यहाँ पे चीज है, 5 लोगों में से 3 लोग होना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए, और 2 लोग होना चाहिए ईबीसी, यानी जो ओबीसी कैटेगरी होता है। ओबीसी में बिहार में 2 कैटेगरी होता है, एक बीसी होता है कि ईबीसी होता है। तो ईबीसी कैटेगरी से 2 लोग होना चाहिए, टोटल 5 लोग एक पंचायत से होना चाहिए। और उसमें सरकार आपको 50%, ठीक है, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। कितना देगी? 50%, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप 2 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेते हैं और इस योजना के तहत, तो आपको सरकार 50% की सब्सिडी देगी, यानी 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। अगर आप 3 लाख का गाड़ी लेते हैं तो फिर आप 50% आपको सरकार नहीं देगी, आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। अगर आप ई रिक्शा लेते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं हम ई रिक्शा लेंगे और ई रिक्शा लेकर अपने जो समाज ग्राम है, गांव है, उसमें परिवहन की व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो वहां पे सरकार आपको 50% या मैक्सिमम 70,000 रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसके तहत यहाँ पे सभी चीज दिया गया है कि बेरोजगार युवक और युवतियों की ये लाभ उठा सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुलभ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% आपको दिया जाएगा राशि, और अधिकतम 1 लाख रुपए तक को आपको जो है वह सब्सिडी यहाँ पे दिया जाएगा, और ई रिक्शा पे 70,000 रुपए की सब्सिडी दिया जाएगा। आप लोग 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के वाहन को यहाँ पे खरीद सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आप जो है वो उस 1 ग्राम से 5 लोगों को लिया जाएगा, और उस ग्राम का आप निवासी होना चाहिए, जिसमें से 3 लोग जो होना चाहिए वो अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए, और 2 लाख जो होते हैं वो अत्यंत पिछड़े वर्ग के होने चाहिए। ठीक है, एक चीज यहाँ पे एज भी मेंशन किया गया है कि जो इसका लाभ उठाएंगे उनका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, यानी 21 साल का उनका मिनिमम एज होना चाहिए। तो ये था यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, और इस योजना से संबंधित क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास वीडियो में देखेंगे। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है दरभंगा एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी। आपको पता है बिहार में पहले से एक एम्स था पटना में, पटना एम्स। ठीक है, अब दरभंगा में भी जो है एम्स को प्रस्तावित कर दिया गया है। अब दरभंगा में भी एम्स बन जाएगा, और जब ये पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा तो बिहार में 2 एम्स हॉस्पिटल हो जाएंगे, एक पटना और एक दरभंगा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोभन गांव में, ठीक है, दरभंगा के शोभन गांव में एम्स दरभंगा के परिसर का निर्माण हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, शोभन में प्रस्तावित एम्स पटना के बाद राज्य का दूसरा हो जाएगा। हमने अभी बताया पटना जो फर्स्ट पटना में है, और जो पूरी तरह से संचालित है पटना में। ठीक है, और बिहार देश में मात्र 6 एम्स ही हैं जो पूरी तरह से संचालित है, आगे हम उसका देखेंगे। ठीक है, जयपुर में है, पटना में है, भोपाल में है, दिल्ली में है, आगे लिस्ट हम दिखाएंगे आपको अच्छी तरीके से, सब चीज एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 2100 जो बेड वाले अस्पताल और शैक्षणिक भवन का भी आधारशिला रखे हैं। और सर्जिकल ब्लॉक जो है वहाँ पे डीएमसीएच में, यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे इन्होंने दीदी की रसोई का उद्घाटन किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में जो कौन कौन से 6 सक्रिय वर्तमान में
एम्स है, एक भोपाल में है, एक भुवनेश्वर में है, एक जोधपुर में है, ठीक है, पटना में है, रायपुर में और ऋषिकेश में है। यहाँ पे जो एम्स है वो पूरी तरह से संचालित है और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मेन एम्स तो नई दिल्ली में है ही, ठीक है, मेन एम्स कहाँ है, नई दिल्ली में है ही, ठीक है। भारत में टोटल 22 जो है वह एम्स बनाए जाने की प्रस्ताव है, जिसमें 6 पूरी तरीके से संचालित है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो निर्माण प्रारंभ या प्रगति पे जो एम्स है उसमें दरभंगा भी यहाँ पे आता है इस लिस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। आपको पता है हमारे बिहार में उद्योग की बहुत कमी है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है वह परिवहन की बहुत बड़ी रोल होती है। और हमारे देश में अभी हमारे राज्य में परिवहन की भी समस्या है। अभी हमने जो सेकंड कोर्स टॉपिक देखे उसी से रिलेटेड था कि हमारे राज्य में परिवहन की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। देखिए किसी भी राज्य में अगर आप परिवहन या उद्योग के मामले में या वहाँ के अर्थव्यवस्था को अगर बहुत तेजी से ग्रो करना है तो वहाँ परिवहन नंबर 1 जो है रोल अदा करता है, ठीक है। जैसे आप हमारे पड़ोसी देश यूपी को देख लीजिए, जो देश में सबसे ज्यादा हाईवे कहाँ से, उत्तर प्रदेश में। और उद्योग के मामले में भी बहुत आगे है बिहार के कंपेयर में। बाकी वहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के मामले में तो पीछे है, लेकिन अगर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के मामले में जो इस बेल्ट के जो भी राज्य हैं, राजस्थान के मामले में देखा जाए तो वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परिवहन की व्यवस्था है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा हाईवे है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था है। आप सोचिए अगर बिहार में कोई कंपनी आती है, उद्योग लगाने आती है, अगर उसको बक्सर जिला में या बिहार के किसी जिले में जो थोड़ा सा दूर दराज या जैसे भागलपुर या सहरसा जिले में उनको फैक्ट्री स्थापित करना है, तो वहाँ के जो डायरेक्ट तो सहरसा में एयरपोर्ट है नहीं कि वहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले वो क्या आएंगे, पटना एयरपोर्ट आएंगे अपने प्लेन से। जो भी वहाँ के कंपनी के मालिक होंगे, वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, मैनेजर होंगे, फिर यहाँ से गाड़ी से जाएंगे। तो अब गाड़ी से जाने में कैसा क्या रोड का हालत है आप समझ ही सकते हैं, ट्रेन का भी वैसा ही हालत है। तो परिवहन बहुत बड़ा मैटर करता है उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी स्टेट में। तो इसी को देखते हुए फिर भी यहाँ पे बिहार सरकार ने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन की है, जो कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जापान, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और बांग्लादेश के जो लोग हैं इसमें शामिल हुए थे। और इसमें औद्योगिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार में। इसके तहत इसमें किस किस चीज़ों पे बात की गई, इसमें वस्त्र, चमड़ा, आईटी सेक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद ESDM, खाद्य प्रसंस्करण और आतिथ्य पर्यटन, ये सब जो है इस सब मामले पे यहाँ पे बात किया जा रहा है, ताकि जो है बिहार में उद्योग और परिवहन और पर्यटन और बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे सरकार ने एक ऑफर रखा है सभी कंपनियों की, यानी जो भी उद्योगपति है, जो भी उद्योग लगाने वाले उनके सामने एक ऑफर रखा है कि देखिए बिहार में एक और बड़ी समस्या भी होती है कि अगर आप गवर्नमेंट को समस्या होती है, आप प्राइवेट कंपनी को तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को ही अगर कोई पुल बनाना होता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना होता है, कोई एयरपोर्ट बनाना होता है, तो खुद गवर्नमेंट को जमीन नहीं मिल पाती है कि वो बहुत दिन तक जो है वो योजना, वो प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका रह जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, जो भी कंपनी उद्योग लगाएगी, उसको 28 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र जो है वो 28 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र भूमि बैंक ऑफर किया जाएगा उनको, ठीक है। भूमि बैंक ऑफर किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। देखिए बहुत लोग विकलांग होते हैं तो बस उसी को लेकर रहते हैं कि हम विकलांग हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये वो। और कोई कोई उसी उसी को अपना पावर बना के जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है। वैसे ही हमारे बिहार के जो मधुबनी की है एक ज्योति सिन्हा, जिनको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इनका योगदान है, इन्होंने मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इनके लिए जो है इनको दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस का अवसर प्रदान किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इनको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस जो है हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहीं पे आए थे दलाई लामा, ठीक है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता जो है दलाई लामा यहाँ पे 15 से लेकर 20 दिसंबर तक बोध गया में एक सम्मेलन का आयोजन किए थे। दलाई लामा का नाम क्या है, लहामो थोंडुप, और ये दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा एक बौद्ध धर्म में पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक आचार्य होते हैं, पंडित होते हैं, पंडा होते हैं, महंत होते हैं। तो क्या है, ये इन लोग का नाम नहीं होता है, यह एक पोस्ट होता है। महंत होंगे उनका कुछ अलग नाम होगा, ठीक, जैसे महंत विकास कुमार, तो एक महंत एक पोस्ट हो गया। आचार्य
राजेंद्र प्रसाद, तो वो एक आचार्य एक पोस्ट हो गया। वैसे ही अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो वहाँ पे मौलवी, काजी, ठीक है, मौला, उनका एक पोस्ट होता है, उनका नाम अलग अलग होता है। वैसे ही हिंदू बौद्ध धर्म में भी दलाई लामा क्या है, एक पोस्ट है। लेकिन दलाई लामा का नाम क्या है, ठीक है, लहामो थोंडुप जो है वह 14वें दलाई लामा है बौद्ध धर्म का। ये चीज आप समझ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे एग्जाम में आ जाता है कि दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 29 से लेकर 31 दिसंबर तक जो बोध गया है बिहार में, इन्होंने कालचक्र मैदान में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया और यहाँ पे 21 तारों का आशीर्वाद भी प्रदान किया। इस आय समारोह में, इस प्रशिक्षण शिविर में 30 देशों से लगभग 2500 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है। और वो सभी देशों के लोग जिन्होंने, जिसमें बौद्ध धर्म की मान्यता है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। जैसे यहाँ पे श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम के देशों ने जो बौद्ध धर्म से संबंधित है यहाँ पे भाग लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, तूफान चेतावनी के लिए उपकरण। यहाँ पे बिहार के जो बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक स्पेशल उपकरण बनाया गया है और उसका उपकरण का नाम क्या है, पेंडेंट। पेंडेंट क्या नाम है, पेंडेंट। ये पेंडेंट क्या होगा, गला में आपको पहनना है। कोई किसान है, गला में अगर वो पहन लेंगे तो जो भी तूफान आने वाला होगा, चक्रवात नहीं आएगा बिहार में उतना, क्योंकि वो समुद्र से काफी दूर है। आकाशीय बिजली, आप हमेशा न्यूज में सुनते हो कि जब भी मानसून का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो आकाशीय बिजली से काफी लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि अचानक से आने वाला है और वो खेत वगैरह में काम करते रहते हैं और फिर वहां पे आकाशीय बिजली गिरती है और उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक यहाँ पे व्यवस्था उपकरण बनाई है जिसका नाम है पेंडेंट। और ये पेंडेंट क्या करेगा, गले में किसान जो है अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लेंगे और यह आपके शरीर, किसान के शरीर के ऊष्मा से वह चार्ज हो जाएगी, अलग से उसको चार्ज करने की व्यवस्था नहीं रहेगी। और जब भी कोई अलर्ट जो है वज्रपात आने वाला होगा, भारी बारिश तूफान आने वाला होगा, तो उससे आधे घंटे पहले उनको अलर्ट कर दिया जाएगा और वो जो है वो सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसको सब चीज, इसको मैनेज करने की, इस उपकरण को बनाने की जिम्मेदारी किसको दिया गया, आईआईटी पटना को दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस सबसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023, इसका जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023 था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसका आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया है, ठीक है। और इसमें नए कॉम्फेड कार्यालय भवन एवं एक मत्स्य विभाग भवन का भी आधारशिला रखी गई। और किशनगंज में पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज को यहाँ पे समर्पित किया गया। किशनगंज को, किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज बनाया जाएगा। और पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। तो यह एक एक्सपो, बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो का यहाँ पे आयोजन किया गया। यहाँ पे दूर दराज से अलग अलग किस्म के जो है दुधारू पशु इसमें भाग लेते हैं और जो है यहाँ पे नीतीश कुमार जो है कुछ नए नए उद्घाटन करते हैं, नए नए चीजों का यहाँ पे शिलान्यास करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या गया, इसमें जो हरियाणा के जो पानीपत के मुर्रा भैंस है जो सर्वाधिक दूध देता है, मुर्रा भैंस, उनका नाम क्या है, गोलू टू, ठीक है। वो भैंस है जिसका नाम है गोलू टू, ठीक है। और ये मुर्रा भैंस है, काफी आकर्षण का केंद्र रहा इसमें, और इसमें वो भी यहाँ पे आकर्षण के केंद्र के रूप में बन के आए हुए थे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए उत्पाद, ठीक है, 5 नए उत्पाद कौन कौन से, मिठाई, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड और पेयजल, इस जो इसको प्रस्तुत किए। आप इसको याद रखिएगा, मिठाई, नमकीन, बिस्किट, ठीक है, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड और पेयजल, ये 5 जो है उत्पाद को यहाँ पे मुख्यमंत्री ने क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। ये 5 आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कथन, अब तो कथन वाला क्वेश्चन आता है, तो ये 5 प्रोडक्ट का नाम आपको दे देगा और पूछेगा कि हाँ ये सही है या गलत। तो याद रखिएगा बीपीएससी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं कि यहीं से आएगा। फिर उसके बाद पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का भी यहाँ पे विमोचन किया गया, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जो, बिहार में जो दुग्ध के लिए एक सहकारी संस्था है जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था। और ये जो है इसी के द्वारा जो दुग्ध प्रोडक्ट लाए जाते हैं, जो सुधा ब्रांड आप देखते होंगे बिहार में, वह सहकारी संस्था है, यानी 100% प्राइवेट नहीं, उसमें सरकार का भी कुछ अंश है, बिहार गवर्नमेंट का, जो बिहार में सुधा प्रोडक्ट आता है उसका, ठीक है। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास 2016 में रखा गया था और 2017 में बन के रेडी हो गया था और पटना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पुरस्कार और सम्मान और उपाधियां, ठीक है। और नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार के फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
नई दिल्ली में एक आयोजन किया गया था कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 जो कि 14वें क्रम का था और इसमें बिहार को फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। और इसमें जो बिहार कृषि विभाग के जो सचिव है संजय अग्रवाल, इन्होंने उस पुरस्कार को ग्रहण किया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा, ठीक है। बिहार ने काफी अच्छा काम किया था कृषि के मामले में, उत्पादन फसल उत्पादन के मामले में, जिसको लेकर यहाँ पे पुरस्कार बिहार को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक पुरस्कार। यहाँ पे शैक्षिक पुरस्कार को लेकर भी यहाँ पे देख लीजिए कुछ नाम आपको पता होगा, जैसे हथुआ महाजन, बहादुर, मृगेंद्र प्रताप शाही भूमिहारों के भगोचिया राजवंश से संबंधित है और ये राजवंश कहाँ से है, ये सारण जिले से संबंधित है। तो इनको लेकर कुछ जो है वह इन कुछ संस्था के द्वारा इससे जो है पुरस्कार दिया गया शैक्षणिक पुरस्कार। वह कौन कौन सी संस्था है, तो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड के द्वारा जो हथुआ महाराज है इनको बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो है वह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर कौशल गिरी को मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा चिकित्सा के अध्ययन के लिए इनको शैक्षिक पुरस्कार दिया गया। जो डॉक्टर कौशल गिरी है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और हथुआ महाराज जो है वह बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं हर घर गंगा जल योजना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफी चर्चा में रहा था। हर घर गंगा जल योजना, देखिए गंगा नदी के अगर आसपास रहते होंगे, अगर आपका घर गंगा नदी के आसपास होगा तो वहां पे कभी कभी अचानक से इतना पानी उसमें बढ़ जाता है कि बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है गंगा नदी के आसपास के जिलों में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोचा कि क्यों नहीं इस पानी को हम लोग स्टोर कर लिया जाए और स्टोर करके फिर उसको जब पानी की समस्या जिस जिस जिले में पानी की समस्या है उस जिले में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए इसी वाटर को हम लोग स्टोर्ड वाटर को हम लोग सप्लाई करें। इसके लिए सब इसके लिए नीतीश कुमार ने इस योजना का लाया जिसका नाम है हर घर गंगा जल योजना, ठीक है। इस योजना को सबसे पहले नीतीश कुमार के द्वारा 27 नवंबर 2022 को राजगीर में शुरू किया गया और फिर 28 नवंबर 2022 को गया में इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा जैसे जिले इलाकों में क्या किया जा रहा है, पानी की सप्लाई किया जा रहा है और जो स्टोर्ड वाटर है उसको सप्लाई किया जा रहा है ताकि यहाँ पे क्या होगा, पानी एक्स्ट्रा होगा तो बाढ़ के समस्या से भी बचा जा सकता है और पानी की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है। यानी अधिक पानी हो गया तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा और फिर स्टोर करके जहाँ पानी की समस्या है वहां सप्लाई किया जाएगा, बाढ़ भी नहीं आएगा, पानी की भी आपूर्ति हो जाएगी। एक काम एक तीर दो निशाना यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, पानी को स्टोर करके और 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के थ्रू वहां पे पहुंचाया जाएगा। प्रति व्यक्ति 135 लीटर गंगा जल दिया जाएगा। कितना, प्रति व्यक्ति 135 लीटर गंगा जल दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस जो हमने हाईलाइट किया है उतना ही पॉइंट आपको याद रखना, एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। ये जिला का नाम याद रखिएगा, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा, ये जो है इस योजना के तहत इस शहरों में इस इलाकों में जो है वो पहुंचाया जाएगा गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें बिहार में 75% आरक्षण जो काफी चर्चा में रहा है और इससे पक्का ये क्वेश्चन बनेगा ही बीपीएससी में, क्योंकि उस टाइम भी चर्चा में रहा था जब ये 2023 के दिसंबर में आया था और अभी भी चर्चा में है क्योंकि जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वह कहते हैं बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ था और उसी के आधार पे जो है यह आरक्षण बढ़ाया गया था। आरक्षण बढ़ा के 75%, 65% भी कहीं कहीं आता है, तो यहाँ पे 75% लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए राज्य हुआ क्या था, दिसंबर में राज्यपाल के द्वारा 2 विधायक को मंजूरी दी गई थी और वो 2 विधायक कौन था, पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों पर आरक्षण और उसके बाद था शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संशोधन पे आरक्षण, ठीक है। अब देखिए हमारे संविधान में 2 आरक्षण की बात की जाती है। एक आरक्षण आप अगर कोई नौकरी नियोजन, सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण की बात की जाती है, वह किस अनुच्छेद में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक शैक्षणिक संस्थान यानी शिक्षा में भी आरक्षण की बात की जाती है, वो किस अनुच्छेद में है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। हिंट्स के लिए आप बता दें कि जो दोनों आरक्षण है वह भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये 2 जो विधेयक है इसको मंजूरी दी गई राज्यपाल के द्वारा और इसमें ये बताया गया कि इसके तहत क्या होगा कि ओबीसी की जो आबादी है 63% थी, तो आरक्षण भी यहाँ पे बढ़ा दी गई। और इस जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था इसमें ये पता चला कि 94 लाख जो बिहार में जनसंख्या है वो केवल 6000 से कम रुपए जो है वो मंथली उनका इनकम है, यानी डेली का 200 रुपए से भी कम इनकम करते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। काफी समस्या में है, तो इनके लिए आरक्षण के और ज्यादा आरक्षण देने की बात कही गई और इनको 2 लाख रुपए डायरेक्ट जो है डायरेक्ट 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता दिया जाएगा ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ व्यवसाय का, कुछ बिजनेस का व्यवस्था कर सके, ठीक है। उसके बाद एक और रिपोर्ट ये देखा गया कि जो 94 लाख परिवार गरीब परिवार है जिनकी मासिक आय 6000 रुपए है,
ठीक है। ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जो है 1 लाख रुपए सरकार देगी वित्तीय अनुदान, ताकि वो जमीन खरीद के घर बना सके और अपना जीवन यापन अच्छा से कर सके। अब ये चीज यहाँ पे अगर आप मेंस लिखने जाइएगा, मेंस में पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। अगर 17th बीपीएससी का मेंस दीजिएगा तो देख लीजिएगा आरक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो आरक्षण बढ़ाया गया था, यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखा गया था कि यहाँ पे 6,000 से कम है, 6,000 से कम है, यानी हमारे संविधान का जो भाग 4 है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 41 का जो प्रावधान है उसको ये सुनिश्चित करता है कि हमारे समाज में जो भी थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं, जो सामाजिक तौर पे अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनको हक है वो अपना सार्वजनिक सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनको सार्वजनिक सहायता दिया जा रहा है, तो अगर हम संविधान के अनुसार देखें तो ये सही है। लेकिन इसमें जो और प्रावधान जो किया गया था, आरक्षण बढ़ाया गया था, क्या किया गया था, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ा के 16% से लेकर 20% कर दिया गया। यानी पहले था 16%, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति का पहले 1% आरक्षण था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण था वह 18% था, इससे इसको बढ़ा के 25% कर दिया गया। और अन्य पिछड़ा वर्ग था, इसमें 15% आरक्षण पहले था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण का जो है प्रदान किया गया। तो ये जो कहाँ से कितना बढ़ाया गया, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा। एससी के लिए 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, एसटी के लिए 1% से बढ़ाकर 2% आरक्षण कर दिया गया, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15% से बढ़ाकर 18% यहाँ पे कर दिया गया आरक्षण का प्रावधान। सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाया गया, ईबीसी में, अत्यंत पिछड़े वर्ग, उसमें 7% आरक्षण बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट है पहले से, सुप्रीम कोर्ट में एक 1992 में केस आया था, 1992 में इसका रिजल्ट आया था। और इसमें इंदिरा साहनी मामला केस उसको बोला जाता है, जिसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि कोई भी राज्य जो है अपने राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले ये अधिनियम जैसे ही 65 या 75% आरक्षण देना शुरू किया था, ये नियम का उल्लंघन हो गया। उस टाइम ही लग रहा था कि कभी ना कभी जो है यह अधिनियम या कानून जो है वो भी खत्म कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद इससे क्या होगा, सामाजिक सौहार्द कमजोर होगा, यानी समाज के लोगों पे थोड़ा सा गलत इंपैक्ट जाएगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किसी खास जाति को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बाकी जाति पे कम बढ़ावा दिया जा रहा है। इस टाइप का कंसेप्ट है, जो जातिवाद का कंसेप्ट है वो बिहार में डेवलप हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये निकल के आता है कि वोट बैंक की भी समस्या आएगी, जातिगत यहाँ पे वोट बैंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे बिहार में समस्या हो सकती है। ठीक है, और योग्यता पे कम ध्यान दिया जाएगा, जाति के बढ़ावा पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये सब टॉपिक आपको जो है मेंस में लिखना पड़ेगा, काफी डिटेल में अच्छा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पीटी में भी इससे क्वेश्चन आएगा, वो तो फिक्स है ही। ठीक है, तो यहाँ से इसका महत्व क्या है, इसका देखिए, इसका तो ये हम लोग अभी तक देखे कि इसका तो घाटा क्या है। घाटा ये हम लोगों ने देखे कि 50% आरक्षण को उल्लंघन किया जा रहा है, समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, योग्यता का कम वैल्यू हो जाएगा, वोट बैंक की समस्या आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये अच्छा है, एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा किस लिए है कि हमने यहाँ पे क्या बताया, डीपीएसपी के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अनुच्छेद 41 में जो भी यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं उसको भी ये पूर्ति करता है, तो इस तरीके से तो अच्छा है। और फिर यह सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को भी यहाँ पे पूरा करता है। संविधान निर्माताओं का जो सोच था, उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को ठीक किया जाए, उसको भी ये पूर्ति करता है। और जो लोग वंचित है उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता है। तो एक पहलू इसका काफी अच्छा है, जो समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा। और इसका एक पहलू देखें तो समाज को बहुत नीचे यानी डार्क साइड में भी लेकर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पहलू है, आप डिसाइड कीजिएगा जब आप मेंस लिखिएगा तो आप सोच समझ के लिखिएगा, किसी एक पक्ष की तरफ नहीं जाइएगा, दोनों पक्ष रखिएगा और फिर लास्ट में निष्कर्ष में आप जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मामला क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग। बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग यहाँ पे बहुत दिन से हो रही है, और हो ही रहा है, मिलने का तो कोई चांस है नहीं। क्योंकि देखिए, विशेष राज्य के दर्जा पाने के लिए आपको कोई हिली स्टेशन होना चाहिए। बिहार में बहुत ज्यादा कहीं कहीं पहाड़ पर्वत है नहीं जो हमारे जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करता हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, बिहार में लो डेंसिटी होना चाहिए, तो डेंसिटी तो लो है नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, लोकेशन एलोंग बॉर्डर होना चाहिए, यानी बॉर्डर के आसपास की एरिया होना चाहिए। तो बिहार में ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ, हम लोग नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे समस्या नहीं है जितना समस्या उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश सॉरी, थोड़ा सा खांसी वगैरह हो गया था। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे,
हाँ, बिहार के विशेष राज्य दर्जा के देने के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उस पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे। तो तो बिहार में ऐसा कुछ है नहीं जिसके कारण बिहार को कोई ऐसा क्राइटेरिया बिहार जो है वो पूरा नहीं करता है जिसके कारण इसको बिहार आज की स्पेशल स्टेट का जो है वो दर्जा दिया जा सके। तब भी यहाँ पे हम लोग जो है मांग करने की बात करते रहते हैं। और एक कंसेप्ट कहाँ से आया था, बिहार मतलब किसी भी राज्य को स्पेशल विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देने के लिए, तो सबसे पहले बता दें एक संविधान में भी नहीं है, और ना संविधान में है, ना ही संवैधानिक है, ना इसके लिए कोई कानून है, ना ही इसके संविधान में प्रावधान किया गया। इसके लिए एक फार्मूला लाया गया था, गॉडगिल फार्मूला, एक समिति बनाया गया था। उस समिति ने इस रिपोर्ट को पेश किया था, गॉडगिल फार्मूला उसको बोलते हैं, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो दुर्लभ या दुर्गम इलाके हैं स्थित है, उसको दर्जा दिया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व कम या जनजातीय जनसंख्या ज्यादा हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हो, आर्थिक और बुनियादी ढांचा कमजोर हो, राज्य वित्त की प्रकृति और गैर व्यवहार हो, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे दिया जा सकता है। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे इसे लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। विशेष श्रेणी राज्य को क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो उनको सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाओं में 90% का लाभ मिलता है, बाकी राज्य को 60 से 70% मिलता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बिहार में को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा जब मिल जाता है, तो बिहार में अगर कोई योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योजना होगा तो उसमें 90 रुपया, 100 रुपया का योजना है तो 90 रुपया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10 रुपये कौन देगा, बिहार सरकार देंगे, और फिर उस योजना को अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, तो 100 रुपये का कोई योजना है तो 60 से 70 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 30 से 40 रुपये जो है वह बिहार सरकार को उसमें खर्च करना पड़ेगा। सेकेंड, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर मान लेते हैं 1 साल के लिए ये इतना रुपया खर्च करना है, मान लेते हैं 100 रुपया आया योजना, और हमको 1 साल रुपए में खर्च करना है। 1 साल रुपए में अगर खर्च हम लोग नहीं किए तो रुपया ये वापस चला जाता है। ठीक है, वापस चला जाता है। लेकिन जब विशेष राज्य की दर्जा, विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाएगा, तो 100 रुपया आया था, अगर मान लेते हैं इस साल खर्च नहीं हुआ, तो उसको अगले साल भी हम लोग खर्च कर सकते हैं, वो रुपया वापस नहीं जाता है। ये सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट होता है विशेष श्रेणी के राज्य का जो होता है उसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो और क्या क्या यहाँ पे फायदा मिलता है, वित्त व्यय न होने की स्थिति में इसे अगले साल उपयोग, ये हमने बता दिया कि अगले साल उपयोग कर सकते हैं। कर में यहाँ पे छूट मिल सकता है, निवेश आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। निवेश आकर्षित हो सकते हैं का मतलब क्या हुआ, अगर किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ पे जो है टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो कंपनियां ज्यादा आना चाहेंगी। ठीक है, यहाँ से जो है वह सामान भी सस्ता मिलेगा, बहुत सारी चीज यहाँ पे मैटर करता है। फिर नीति निर्माण में भी क्या होगा, विशेष श्रेणी का ध्यान रखा जाएगा। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाएगी तो उसमें जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो है वो बिहार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस नीति को बनाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ पे पहुंचाया जा सके। तो ये सब चीजें यहाँ पे रखी जाएगी। लेकिन देखिए क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन 90% चांस है कि नहीं मिलने वाला, चाहे जो भी राजनीतिक ऐसी कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मिलेगा तो बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में मामला भी जाना तो तय ही है, ये वो क्या क्या मामला होने वाला है। देखिए बाकी क्या होता है, ये तो राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओढ़नी एवं चंडी बांध। ओढ़नी और चंडी बांध जो है वह बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। और जो यह ओढ़नी बांध है, यह ओढ़नी बांध कहाँ, बांका जिले में स्थित है, बांका नदी पे स्थित है, और चंडी बांध मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह मुंगेर जिले के गंगा नदी पर स्थित है, कष्टहरनी घाट के पास ये जो है स्थित है। ठीक है, इसमें 6.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, और इसमें ओढ़नी बांध में मोटर बोट, स्पीड बोट और स्कीइंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। बस इतना ही पे पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को मिले 3 ISC FICCI अवार्ड। ठीक है, स्वच्छता के क्षेत्र में जो है वह काफी अच्छा काम किया बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने। याद रखिए ग्रामीण की यहाँ पे बात किया जाए तो उनको काफी अच्छा पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणी में भारतीय स्वच्छता गठबंधन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि गंगा गांव की बात के संचालित के लिए लाइट हाउस इनिशिएटिव के प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसके तहत जो डिजिटल संचार है वो डिजिटल संचार को के में इसका उपयोग करके, और ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस इनिशिएटिव के तहत जो है वह गांव के स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया गया, ताकि ग्राम में जो है वह स्वच्छता की व्यवस्था हो सके, काफी स्वच्छ रह सके। इसको लेकर भी पुरस्कार दिया गया, और इसका आयोजन स्वच्छता पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जो कि यह 7वां क्रम का था। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कोमल कुमारी हैं,
कोमल कुमारी महिला चेंज मेकर पुरस्कार इनको दिया गया, जो कि जमुई जिले से संबंधित है। और ये जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव के मुखिया हैं। हम आपसे पूछते, जमुई का एक विधायक है, नाम आप जरूर बताइएगा, हाल ही में वो काफी न्यूज में रही हैं। और वह विधायक ओलंपिक के लिए, जो पेरिस ओलंपिक है उनमें उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो उनका नाम बताना है, हम हिंट्स के लिए बता देते हैं, जमुई से और एस से काफी अच्छा नाम है उनका, ठीक है। तब तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और हाल ही में हम जो पिछले संडे को जो वीकली करंट अफेयर बिहार स्पेशल पढ़ाए थे, उसमें हमने काफी डिटेल में उनको लेकर चर्चा किया था, ठीक है। इस पहल के तहत स्वच्छता को संबंधित जो संदेश, विशेषकर शौचालयों के नियमित उपयोग, स्वच्छ आदतों को अपनाने और ठोस और तरल अपशिष्ट जो कचरा है उसके प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार यहाँ पे इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में इसमें 50 बालकों को चुना गया और यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वाधिक मुजफ्फरपुर के पांच छात्र यहाँ से चयनित किए गए हैं, ठीक है। जिसमें 50 जो छात्र इसमें से चयनित किए गए, 30 विद्यार्थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेंगे, ठीक है। और साइंस फॉर सोसाइटी द्वारा इसे 31वीं राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है 25 नवंबर तक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में आयोजन किया गया, वहीं पे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आप नॉर्मल भी इसको रख लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें दिया गया है, मुजफ्फरपुर के 5 लोगों को दिया गया और 50 बाल वैज्ञानिक का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कजरा सोलर प्लांट। कजरा सोलर प्लांट जो है वह बिहार के लखीसराय जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है, जिसका क्षमता 185 मेगावाट है और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और यह बिहार ऊर्जा विभाग इसमें निवेश करेगी और इसमें कितना रुपए निवेश किया जाएगा, 1810.34 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 80% जो है रुपए वह ऋण से आएंगे और 20% रुपए जो है राज्य सरकार अपने संसाधन से इसका उपयोग करेगी। यहाँ पे बैटरी 253.8 किलो वाट आवर का बैटरी लगाया जाएगा, ठीक है, क्षमता वाली और ऊर्जा को यहाँ पे भंडारित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। होता क्या है इसमें, जैसे देखिए होता क्या है ना कि सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है, यहाँ पे एक सोलर लगा दिया गया, जैसे मान लेते हैं सोलर लगा दिया गया और यहाँ पे साइड में एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे बैटरी ले आके यहाँ पे रख दिया जाता है, बहुत सारा बैटरी लाकर रख दिया जाता है और इस सोलर से इस बैटरी को चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद इसी को फिर सप्लाई किया जाता है, बस यही कंसेप्ट काम करता है। अब यहाँ पे क्या आप अपने घर पे भी इसको लगा सकते हैं, बिहार में अब ऐसा योजना शुरू किया गया है। पिछले संडे को हमने ये चीज बताया था कि बिहार के किसान क्या कर सकते हैं, जो बिजली उपकेंद्र है उनके जिले में उसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर वो अपने घर में छत पे सोलर पावर लगा सकते हैं और फिर वहां से सोलर पावर से बिजली उपकेंद्र में वायर को कनेक्ट कर लिया जाएगा और जितना वहां से बिजली उत्पादन होगा उतना रुपया किसान को बिजली कंपनी जो है वो पे करेगी। यानी आप समझ रहे हैं, आप अपने खेत में पावर प्लांट लगाइए, उससे जितना बिजली उत्पादन होगा वो उतना रुपया आप इनकम कीजिए, ठीक है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे बिहार में लाया गया, काफी अच्छा कंसेप्ट है, अगर सक्सेस हुआ तो किसान का एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पूर्णिया में वायु गुणवत्ता, ठीक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 देखा गया पूर्णिया में, जो भारत के 244 शहरों का आंकड़ा निकाला गया, जिसमें पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पे देखा गया, ठीक है। पटना से भी ज्यादा प्रदूषित यहाँ पे पूर्णिया को देखा गया। अगर पटना की वायु गुणवत्ता देखे तो 271 एक ही था एयर क्वालिटी इंडेक्स और पूर्णिया का 406 था, जो बहुत ही घातक यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसमें कुछ किया जाए, तो आप याद रखिएगा। टोक्यो हासगोवा का बिहार संग्रहालय का दौरा किया। टोक्यो हासगोवा जो है ये कौन है, ये मिथिला पेंटिंग से काफी प्रभावित व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया है कि जापान में टोक्यो होसा ने जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय का एक स्थापना किए हैं, जो मधुबनी काला पेंटिंग है उसको लेकर जापान में संग्रहालय स्थापित है। आप देख सकते हैं जो हमारे बिहार की मधुबनी पेंटिंग है वो कितना पूरी दुनिया में फेमस है। अगर इसका अच्छा से संरक्षण किया जाए बिहार सरकार के द्वारा तो एक टाइम पे आके पूरा दुनिया में इतना फेमस होगी कि बिहार जाना ही जाएगा केवल इस चीजों के लिए, और बिहार का विकास भी बहुत तेजी से हो जाएगा पेंटिंग के मामला में। दुनिया कितना भी डिजिटल हो चुकी है, लेकिन जो बिहार के मधुबनी पेंटिंग का जितना अच्छा से डिजाइनिंग किया जाता है, लगता ही नहीं है कि हाँ ये बनाया गया है किसी हाथ से बनाया गया, ठीक है। आप अगर पटना एनआईटी वगैरह जाइएगा तो जो भी पेंटिंग किया गया वो सब मिथिला के पेंटरों के द्वारा उसे पेंटिंग किया गया है, ठीक। जापान में टोक्यो हुआकोसा जो है वह जापान के रहने वाले हैं और यहाँ पे बिहार के संग्रहालय का दौरा 25 नवंबर 2023 को किए थे, तो याद रखिएगा। और इन्होंने 2000 मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शित भी किए यहाँ पे। पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी
दुलारी देवी, ब्रह्मदेव राम पंडित समेत मिथिला पेंटिंग के कई अन्य मशहूर कलाकार जो है बिहार म्यूजियम में उपस्थित रहे। जब ये आए थे तो पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी, दुलारी देवी, ब्रह्मदेव राम पंडित अब ये 3 नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में से कौन जो है वह मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट नहीं, इसको जो है वह आर्ट एंड कल्चर टाइप से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन GTV। इसमें क्या है, ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन में थोड़ा सा खांसी हो गया, सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट टाइम से हम इसको ना ठीक करके क्लास लिया करेंगे। चलिए, राज्य के सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन किया जाएगा। ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन क्या किया जाएगा इसमें, ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन में क्या किया जाएगा कि सैटेलाइट के थ्रू देखा जाएगा, सभी जगहों को निगरानी किया जाएगा बिहार के, और ये देखा जाएगा कि कहाँ पे कितना ज्यादा बाढ़ की समस्या है, कहाँ पे सूखा की समस्या है, कहाँ पे जो है वह ज्यादा भूमि पर्ची टाइप का है, जहाँ पे खेती की समस्या है, कहाँ पे सिंचाई की समस्या है, सभी समस्याएं जो है वो ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन के तहत देखा जाएगा, और ये इसरो के जो सैटेलाइट है उसके द्वारा देखा जाएगा। और ये सब चीज हो चुका है, रिपोर्ट उसका आया है, ठीक है, तो उसमें देखा नहीं जाएगा, सब चीज देख लिया गया है, रिपोर्ट भी तैयार कर दिया गया है, और रिपोर्ट आ भी चुका है, और इस रिपोर्ट को आपको याद कर लेना है बस, ठीक है। इसरो के द्वारा इस रिपोर्ट को बिहार के कुल 45% क्षेत्र जो है वह प्रभावित बताया गया। क्या चीज से प्रभावित है, बाढ़ वाले क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित है बिहार के, ठीक है। इसरो ने यहाँ पे क्या किया 1998 से लेकर 2019 तक का रिपोर्ट यहाँ पे बनाया, टोटल 22 साल का रिपोर्ट बनाया है, जिसमें 274 जो उपग्रह है उसका यूज किया गया है, और रिपोर्ट जो है वो 2020 में होकर तैयार हो गया था, 2021 में आया था। इस रिपोर्ट में 3 चीज आया गया, तीनों बहुत कंफ्यूजन वाला है और तीनों आपको याद रखना है। जो सैटेलाइट मैप है उसके तहत ये बताया गया कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिला भागलपुर है, जिसका 90% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। ये सैटेलाइट मैप के थ्रू यहाँ पे बताया गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो विभागीय रिपोर्ट आया उसमें ये बताया गया कि सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित जिला पटना है, जिसका 97% भाग जो है वह बाढ़ से प्रभावित है। ओके उसके बाद फिर इसरो जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें बताया कि दरभंगा जो है वह 87% प्रभावित है, और इसके साथ जो है सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा, दरभंगा बताया गया। तो तीनों रिपोर्ट को आपको अच्छा से एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है, हमने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी शेयर कर देंगे, वहां से भी आपको पढ़ लेना है। अच्छा PDF शेयर करेंगे, ये लिखा हुआ जो है पेन से लिखा हुआ ये नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे ताकि आपको अच्छा से सब चीज दिखाई दे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार का एक डेटा यहाँ पे पेश किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो यह बिहार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 पेश किया गया, जिसमें IPC अपराध जो होता है उसके तहत काफी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021 में 1,86,18 18,06,6 यहाँ पे मामला था, और वहीं 2022 में वो बढ़ के माफ कीजिएगा यहाँ पे 1,86,006 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2,11,079 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मामला यहाँ पे बढ़ चुका है। वहीं ये बढ़ने की अगर बात किया जाए तो 168.1 प्रति लाख जनसंख्या पे दर्ज की गई है, यानी कि अपराध की जो दर है, संज्ञेय अपराध की दर, वो 168.1 प्रति लाख जनसंख्या पे यहाँ पे दर्ज की। किस मामले में, जो मामला जो अपराध IPC के अंतर्गत आता है उसमें, और नॉर्मल जो मामला बिहार और स्थानीय कानूनों के मामला है उसके अंतर्गत जो है वह 2021 में 96,077 मामले थे, 2022 में बढ़ के 1,36,756 हो चुके हैं, जिसमें जो है संज्ञेय अपराध जो है 108.9 प्रति लाख जनसंख्या पे यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। सड़क दुर्घटना से मौत में बिहार 7वें नंबर पे है, और दहेज हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पे है पूरे देश में। आज भी दहेज हत्या को लेकर बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार में, ठीक है। भूमि और संपत्ति विवाद के लेकर बिहार नंबर 1 पे है पूरे देश में, और बिहार में लगभग हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है ही, भूमि और संपत्ति को लेकर विवाद रहते रहता है, हर फैमिली में रहता है, और ये जब तक भूमि संपत्ति रहेगा तब तक ये विवाद रहेगा ही, ठीक है। पुलिस पे और सरकारी कर्मचारियों के हमला के मामले में भी बिहार पहले स्थान पे आता है, और साइबर अपराध से जुड़े मामले में बिहार 7वें स्थान पे आता है। तो साइबर अपराध में और सड़क दुर्घटना से मौत में बिहार 7वें स्थान पे आता है, पुलिस पे हमला करने में या सरकारी कर्मचारियों पे हमला करने में, ठीक है, और भूमि या संपत्ति विवाद में बिहार नंबर 1 पे आता है, और दहेज हत्या में बिहार नंबर 2 पे आता है। ये अपराध ब्यूरो का रिपोर्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं झिझिया लोक नृत्य के बारे में। झिझिया लोक नृत्य को क्या किया गया, जो 75वां गणतंत्र दिवस का परेड हुआ इसमें झिझिया लोक नृत्य को प्रस्तुत किया गया भारत के द्वारा, और जो है झिझिया लोक नृत्य भारत, नेपाल और मिथिला के क्षेत्र जो है वह लगभग बिहार में हर जगह जो झिझिया लोक नृत्य यहाँ पे गाया जाता है दशहरा के
समय में, जिसमें क्या किया जाता है, एक छिद्र वाला घड़ा लिया जाता है, उसमें दिया रखा जाता है और दिया को टिमटिमाते हुए जलाया जाता है, और जो अंधेरा है उसको प्रकाश के जीत के प्रतीक के रूप में इसको बताया जाता है, और जो बुरी आत्माएं हैं, उस नकारात्मक जो आत्माएं उसको दूर किया जाता है। एक कंसेप्ट यहाँ पे रहता है। झिझिया लोक नृत्य काफी अच्छा लगता है, गाँव में वगैरह होता है तो काफी मजा आता है देखने में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में इसको पेश किया गया था नई दिल्ली में बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है शीतलहर कार्य योजना। शीतलहर कार्य योजना में क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में इतना गर्मी बढ़ गया था कि 10-10 दिन के लिए बहुत सारे कोचिंग स्कूल बंद करने पड़ते, लू चलने लगे थे, बहुत लोगों की बेहोशी की समस्या हुई थी, बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये गर्मी में हुआ। ठंडी में भी बिहार में बहुत जबरदस्त कमाल करता है, ठंडी में इतना शीत लहर चलने लगता है, इतना प्रॉब्लम होने लगता है कि फसल खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है ठंडी के कारण। तो उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था करने की बात की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पे पहली बार राज्य के लिए शीतलहर कार्य योजना तैयार कर रहा है। शीतलहर में होने वाली जन हानि को रोकने के लिए यह बनाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात में स्थित है, उसको ये काम दिया गया है सर्वेक्षण करने के लिए कि तुम सर्वेक्षण करो भाई आके कि कहाँ कहाँ कैसे समस्या है। और इसमें जो जिला आपदा प्रबंधन है, प्रबंधन विभाग है, उसकी सहायता से स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी किया जाए ताकि मानव एवं जो पशु स्वास्थ्य है काफी अधिक ठंडी पड़ने पे उसको जो है वो और फसल जो है उसको खराब होने से, उसको प्रभाव होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो शीतलहर कार्य योजना किससे संबंधित है, वो मानव पशु स्वास्थ्य और फसल को बचाने से संबंधित है, जो कि शीत ऋतु में काफी अधिक ठंडी होने के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उससे इसको संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बिहार सोलर रूफटॉप योजना। यह बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अपने निजी छतों पे जो है वो सोलर पैनल लगाए, जिसमें सरकार आपको 65% सब्सिडी देगी, और अपने निजी छत पर सोलर पावर लगाइए और जो है खुद बिजली यूज कीजिए, और उसको अगर आसपास कहीं आपका बैटरी वाला सेंटर है तो उसको सेल भी कर दीजिए। ये यहाँ पे व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोलिबेडेनम। आईआईटी जो पटना है, एक नया धातु की खोज की है, मोलिबेडेनिन। ठीक है, मोलिबेडेनिन जो है वो मोलिबेडेनम का ही एक जो है 2D रूप है। ठीक है, 2D रूप है मोलिबेडेनम का ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे खोजा गया आईआईटी पटना के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस पे डेवलपमेंट नहीं है, तो बस याद रखिए आईआईटी पटना के द्वारा मोलिबेडेनिन एक नया धातु खोजा गया है। उलार सूर्य मंदिर। उलार सूर्य मंदिर अभी काफी न्यूज में था। बिहार में जो छठ पूजा की तैयारी में श्रद्धालुओं के लिए जो टेंट लगाए गए थे, यह पटना जिले के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में स्थित है उलार सूर्य मंदिर, और काफी फेमस भी है। जो नेशनल लेवल पे ये मंदिर फेमस है। जो देश में 12 आर्क स्थल है, यानी कोणार्क और देवार्क मंदिर जो है सूर्य के 12 आर्क स्थल है, उस 12 आर्क स्थल में ये उलार सूर्य मंदिर भी आता है, जो तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल माना जाता है पूरे देश का। ठीक है, सूर्य देव का तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लें सोना मोती गेहूं 1 की 21 में। सोना मोती जो गेहूं जो है वह यह सोना मोती जो है एक गेहूं की किस्म है जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड अधिक मात्रा में होता है, प्रोटीन मैग्नीशियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है, ग्लूटेन की कमी होती है जिससे हमारा शरीर जो है, जिससे हमारा रोग क्षमता काफी विकसित हो सके। रक्त शर्करा के स्तर जो है उसको रक्त में जो शर्करा है उससे उसको यह कम करता है, नॉर्मल करता है, यानी मधुमेह होने से बचाता है। सोना मोती एक गेहूं का किस्म है। ये भी आ सकता है कि कौन सा इसमें गेहूं का किस्म है, कौन सा चावल का किस्म है, तो आप याद रखिएगा। तो बिहार सरकार ने इसके संरक्षण के लेकर बात कर रही है। एमर गेहूं जो है यह एक 2000 साल पुरानी गेहूं का भी एक किस्म है, इसको भी संरक्षित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बिहार सरकार की एक योजना है, जिसमें 4 लाख रुपए स्टूडेंट को दिया जाता है। अगर कोई छात्र 12th कर चुके हैं, आगे उनको पॉलिटेक्निक या कोई भी टेक्निकल डिग्री करना है, आपको ग्रेजुएशन के लिए नहीं दिया जाएगा। कोई टेक्निकल डिग्री करते हैं तो उसके लिए आपको 4 लाख रुपए लोन दिए जाएंगे। साथ में 4% का आपको ब्याज देना पड़ेगा जॉब लगने के बाद। अगर आप विकलांग, ट्रांसजेंडर या महिला है तो आपको ये 1% का ब्याज आपको जो है वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को वापस। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023। बिहार पर्यटन नीति 2023 पेश किया गया जिस नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, जिसमें जो बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटन नीति 2023 पेश किया है, जो कई पहलों के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का निर्माण किया जाएगा,
10 करोड़ रुपए तक यहाँ पे निवेश किए जाएंगे। अधिकतम 30% या 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये पर्यटन से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना, तो अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सेम वैसा ही यहाँ पे ब्लॉक परिवहन योजना है। और यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए की अनुदान दिया जाएगा ताकि बस खरीद सके और बस से जो है प्रखंड से लेके जो जिला का स्तर के जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहां जाने के लिए जो लोगों के लिए है वह सुविधा अच्छा से सुविधा हो सके, ताकि लोग जो है वो ब्लॉक से जिला मुख्यालय तक जाने में उनको कोई समस्या के सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से वो जा सके। तो ये ब्लॉक के लिए सेम वही समझ प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें 1 लाख रुपए दिया जा रहा था या 70,000, इसमें 5 लाख रुपए दिया जाएंगे। तो वहां पे ई रिक्शा लेना था, यहाँ पे आपको बस लेना है। ठीक है, और बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वन लिनियर देख लेते हैं। कुछ वन लिनियर क्वेश्चन है जो टॉपिक वाइज नहीं बन सकते थे, बिहार स्पेशल से ही रिलेटेड है, छोटे छोटे पॉइंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? बिहार का 30वां स्थान रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? ताइक्वांडो से है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य वस्तु और सेवा पर विधेयक 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 7वें आईएससी फीकी स्वच्छता पुरस्कार समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता पुरस्कार दिए गए? 3 दिए गए। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वन लिनियर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया? जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संसद का उद्घाटन किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया? ज्योति सिन्हा को यहाँ पे सम्मानित किया गया। बिहार में आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की गई है? 50% सब्सिडी की घोषणा की गई है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? 34.13% लोग जो है वो गरीब है यहाँ पे। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 10,000 रुपए तक की मासिक आय वाले राज्य में कुल परिवारों की कितना प्रतिशत है? 63.74% परिवार हैं जो 10,000 रुपए उनका मंथली इनकम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 1.57% है जो है वो सरकारी कर्मचारी बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार। अगले 5 वर्षों में बिहार सरकार गरीब परिवारों पर कितना पैसा खर्च करेगी? 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 79.7% है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामान्य वर्ग में किस जाति के गरीब परिवारों को संख्या सबसे अधिक है? भूमिहार की। ठीक है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 22 जातियों में सबसे गरीब कौन है? मुसहर है। बिहार में किस वर्ग की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की, और ईबीसी में सबसे अधिक किसका है? यादव का है। सबसे अधिक किसका है? यादव लोग का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों में सबसे गरीब जाति कौन सी है? घटवार है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों में सबसे गरीब कौन सी है? नाई है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत लोगों को कृषि संबंधित क्षेत्र या कृषि के अलावा से रोजगार प्राप्त होता है? 7.70%। वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण है? 75% है। बिहार में सरकारी नौकरी में किस जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? कायस्थ लोगों का सबसे अधिक है। जातिगत जनगणना का सब रिपोर्ट है। बिहार की जनसंख्या में 3 पहिया वाहनों के मालिक की हिस्सेदारी कितनी है? मात्र 0.11% है। और बिहार के लगभग कितने लोगों ने विदेश में काम करते हैं? 2.17 लोग जो है वह विदेश में काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो राज्य के लगभग कितने प्रतिशत लोग बिहार से बाहर काम करते हैं? 3.5% लोग जो है वो बिहार से बाहर काम करते हैं। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत लोगों के पास कोई वाहन नहीं है? 95.5% लोगों के पास जो है कोई वाहन नहीं है बिहार में। स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? रोशनी परवीन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।
हाल ही में बिहार के कितने युवा वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 30 युवा वैज्ञानिकों को। शयन मुद्रा में भारत के सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे? बोधगया में। हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 139वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। जो राजेंद्र प्रसाद है, इनका समाधि स्थल का नाम क्या है और कहाँ पे है? ठीक है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के दूसरा एम्स किस स्थान पर बनेगा? दरभंगा जिले के शोभन गांव में यहाँ पे बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार के ज्ञान निकेतन के छात्रों ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। सीएनएलयू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना और किसके बीच समझौता ज्ञापन फैशन और कानून के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? निफ्ट पटना, NIFT निफ्ट पटना से यहाँ पे समझौता हुआ है। इलेक्शन शब्द का अनुमान लगाकर नेशनल क्रॉसवर्ड ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? पटना की आद्या सिंह ने जीती है। कुल 60 अंकों के साथ राज्य की अंतर जिला स्कूल बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? पटना की जीती है, जबकि पश्चिमी चंपारण जो है वो 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जनवरी 2024 के जितने भी बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। अब हम लोग फरवरी का देखेंगे। देखिए इस टाइप से मेरा फर्स्ट वीडियो है क्या, मतलब खड़ा होकर ऐसे पूरा फेस के साथ। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट है तो थोड़ा सा कुछ समस्याएं जरूर हुई है बीच में, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ठीक करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फरवरी से रिलेटेड आएगा, और जो भी इसमें गलतियां हुई है उसको ठीक करेंगे, और जो भी मिस्टेक है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।